नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे क्लास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। तो ये कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन टर्म 2 21-22 मतलब पिछले साल का पेपर 21-22 22-23 का भी तो आप देने ही वाले हैं। इससे पुराना पेपर और भी था, वो मिल नहीं रहा था। मैं किसी बच्चे ने कमेंट किया था सर इकोनॉमिक्स कुछ दे दो, तो फिर मैंने यार कहा कि अगर कमेंट्स आया है और इंस्टा पे भी मैसेज किया था। भाई से क्लास कर आपने इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा है तो वहां पे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे मैसेज किया, ठीक है। तो फिर 3-4 बच्चों का मैसेज था, तो फिर कमेंट भी मैंने पढ़ लिया। मैं चलो ठीक है, किसी ने कोच खास के जुगाड़ करके तो देखते। मेरे पास पेपरों का तो भंडार है बिल्कुल। ये आपकी 11th के इतने सारे पेपर हैं, ठीक है। ये सारी 11th के ही हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, 11th 2019 का, ठीक है। और ये आपका पोल साइंस 2019, ये बाद में मिला मेरे को, ठीक है। 2020 में जो पेपर हुआ था, ठीक है। हिस्ट्री एसे 2, ठीक है। ये सब चीजें जो मैंने स्टार्टिंग से रखी हुई थी, आपको ये वाला चीज तो बाद मिला। इतने सारे, क्योंकि अब की बार ऑनलाइन इतना मैं एक्टिव नहीं रह पाया, नहीं तो मुझे ये सारी चीजें देनी थी, ठीक है। ये देखो 9th वाला जब आप लोग पढ़े तब का है, ठीक है। 7th तक का मैं संभाल के रखता हूँ। 7th का तो ऑनलाइन में कुछ भी नहीं दे रहा प्यारे बच्चों, उनको भी तो देना चाहिए। उनको तो कुछ बहुत सारी चीजें मिलती ही नहीं है, ठीक है। और ये रहा आपका 10th के लिए, ये 10th के बोर्ड के एग्जाम, 10th की ये रहा 10th का तो कई जगह से जाके रखा है। 10th का इंग्लिश, ठीक है। और ये आपके 6 क्लास तक का रखा। 2019 में जो पेपर हुए थे, 2020 में हुए कहाँ, सारे पास हो गए। 2020 से के रखे हुए हैं। और एक्स्ट्रा बोर्ड पेपर 2019-20 के कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। जैसे मतलब कि आपके कंपार्टमेंट वगैरह वाले, ठीक है। तो पेपर तो बहुत सारे, कई बार खोजते खोजते और समझ लो कि पेपर बहुत सारे। अच्छी बात है, इसको अरेंज करके रखना बड़ा मतलब चैलेंजेस वाली काम होता है आपका। तो इतने सारे पेपर, उसको निकालना, छाटना, फिर संभाल के रखना, ठीक है। तो आपको लगता होगा बस पेपर दिखाना आसान काम है, प्यारे बच्चों सारी चीज संभाल के इकट्ठा रखना ये काफी चैलेंजेस हो जाता है, ठीक है। समय से मिल जाना, नहीं मिल पाना, मिल गया तो इससे आपको ये बताने जा रहा हूँ 2021-22 का टर्म 2 का इकोनॉमिक्स। हिंदी माध्यम के लिए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र लिखा ही नहीं गया है। इंग्लिश में जहां देखो अंग्रेजी घुसाए जा रहे हैं। हिंदी में अर्थशास्त्र लिखते थे भैया तो क्या दिक्कत थी, लेकिन नहीं नहीं भैया। कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन भी, ये भी मतलब समझ लो कि ये अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी चटनी छोड़ गए। चलिए, किसी टाइम पे संस्कृत बोलने वालों को बड़ा माना जाता था और आज अंग्रेजी बोलने वालों को बड़ा माना जाता है। ज्ञान किसी भाषा की मोहताज नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। और 40 नंबर का था, सोचने वाली बात है, क्योंकि टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड 2 टाइम में हुआ था, तो 80-80 दोनों मिला के माने गए थे, ठीक है। तो प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से सूचकांक का निर्माण करते समय किन्हीं 2 सावधानियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। सूचकांक की कोई 2 विशेषताएं बताइए। दोनों सूचकांक से संबंधित है, 2 नंबर का है। सहसंबंध को परिभाषित कीजिए। धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। सहसंबंध मेरे को तो साइंस 9th वाला याद आ रहा है, ठीक है। सहसंयोजी सहसंबंध, ठीक है। धनात्मक ऋणात्मक और 2 गुने से 2 अधिक। अगर साइंस 9th क्लास में देखी होगी, 10th में था ना, कुछ 10th में था मेरे ख्याल से ये चीजें। तो प्रकरण आरेख के 2 गुण तथा 2 दोष बताएं आपके। प्रश्न नंबर 3, विचारक गुणांक जितना अधिक होगा माध्य उतना ही विश्वसनीय होगा। कथन का समर्थन या खंडन कीजिए। समर्थन मतलब आप उसे सपोर्ट कर रहे हो, खंडन मतलब उसके विपक्ष में हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, औसत संप्राप्ति को परिभाषित कीजिए। पूर्व प्रतियोगिता के अंतर्गत औसत संप्राप्ति AR वक्र के आकार की व्याख्या कीजिए। देखो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे 2019 में, ठीक है, सॉरी 21-22 में। तो ध्यान रखिएगा, ये कोरोना वायरस के बाद का क्वेश्चन पेपर है, तो इसी आसपास आपके क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स में 11th क्लास का। ध्यान से, कई बच्चा अगर नहीं बीच में कहीं वीडियो स्किप करके फटाक से आ जाते हैं तो देखो क्लास 11th का ही है, कहीं मत सोचो 12th का ये सब कहां से आ गया। और दूसरा है ये आपका प्रश्न नंबर 5वां है, संपाती उत्पाद तब बढ़ता है जब कुल उत्पाद बढ़ता है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कारण दीजिए, ठीक है। MP increases when TP increases. Do you agree? Give reason for your answer, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या निम्नलिखित आंकड़ों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक तैयार कीजिए, ठीक है। तो चावल, गेहूं, तेल, किराया, ठीक है। ये वेट, आधार वर्ष की कीमतें, चालू वर्ष की कीमतें, P0, P1, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों। आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको आंसर देना है। अथवा करके ये तो चार्ट के माध्यम से ये वाला आंसर देना। और अथवा वाले में कौन सा है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लिख सकते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक और थोक, मतलब जो हम उपभोक्ता, तो समझ सकते हो ना आप।
कई बार अगर आपको इंग्लिश में चीजें नहीं समझ में आती तो आप ये वाला इंग्लिश इसका पढ़ेंगे तो कई बार चीजें इंग्लिश वाली भी आसान होती है, ऐसी बात नहीं है। डिफरेंट बिटवीन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। कस्टमर मतलब जो हम खरीद के लाते हैं दुकान से वो हम कस्टमर वाले हैं, होलसेल जो दुकानदार खरीद के लाते हैं वो होलसेल वाला होता है। कई बार चीजें हमने देखा दर्जन खरीदते तो एक तरह से होलसेल, छोटा सा होलसेल है वही है। दोनों कीमतों क्या अंतर होता है, होलसेल की कीमतें बढ़ेंगी तो कंज्यूमर के वाला प्राइस भी बढ़ जाएगा, होलसेल कीमतें कमती है तो इनकी भी कम हो जाती है। और होलसेल में चीजें सस्ती मिलती है जबकि कंज्यूमर प्राइस में चीजें वही चीजें महंगी मिलती है, क्योंकि 1 बाय 1 खरीदते हैं और होलसेल में कई सारी चीजें। तो वही थोक कीमतें और थोक कीमतें मतलब बहुत सारी एक साथ खरीदते हैं, और उपभोक्ता कीमतें सूचकांक। और प्रश्न नंबर 7वां, विचरण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, इसके 2 गुण भी बताइए। भाई ये तो बिल्कुल भी ध्यान है, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी चल रहा है इसका विचरण गुणांक ज्ञात के सूत्र। मतलब इकोनॉमिक्स पढ़े काफी टाइम हो गया है मुझे, ठीक है, लेकिन पेपर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग दिखाने के लिए है। इसे इकोनॉमिक्स कुछ मैं अपलोड नहीं करता, जो चीज आप एक्सप्लेन ना कर सको पहले तो करता ही नहीं, तो घुमा फिरा के इसी वजह से मैंने हिस्ट्री और आपकी पोल साइंस पे ज्यादा फोकस किया था। इकोनॉमिक्स भी थी मेरे पास, लेकिन कई चीज हो जाता है, समय हो जाता है, बीत जाता है। आप जब किताबें नहीं देखते तो दिमाग से बहुत सारी चीजें उतर जाती हैं। उत्तर में दी गई तालिका को पूरा कीजिए, ठीक है, जो यहाँ पे गई को पूरा करना है। प्रश्न नंबर 2, उपरोक्त तालिका से कुल संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति के बीच संबंध का व्याख्या कीजिए। 3 नंबर पूछा गया है। और प्रश्न नंबर 10, एक उपभोक्ता 10 रुपए प्रति इकाई की दर से एक वस्तु की 200 इकाइयों की पूर्ति करता है। पूर्ति की कीमत लॉस 2 है। यदि कीमत 10% बढ़ जाती है तो उत्पादक उस वस्तु की कितनी इकाइयों की पूर्ति करेगा, ठीक है। ये बिल्कुल आपका मैथ का सवाल है, तो आप लोग आर्ट्स लेके आए थे ताकि मैथ छूट जाएगी, ना मुन्ना ना, इकोनॉमिक्स ले रखी है मैथ तो आएगी। और कहीं ना कहीं आपकी अगर आर्ट्स ले रखी है तो उसमें राजनीति विज्ञान में भी हाँ सीटों की संख्या 1/3 2/3, छोटी मोटी मैथ तो वहां भी आती रहती है, तो जिंदगी में मैथ छूट जाए ऐसा नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित आंकड़ों को कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। प्रश्न नंबर 12, एक वस्तु का बाजार संतुलन में है, निम्नलिखित के प्रभाव की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। बाजार में उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि, अरे भाई साहब ये तो बहुत सही बना के लिख सकते हैं। सरकार द्वारा उत्पादन में लगाए गए कर में वृद्धि। अथवा में क्या है, और अथवा में है उच्चतम निर्धारित कीमत क्या है, उच्चतम निर्धारित कीमत के 2 परिणामों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अथवा नहीं वही था, ये इंग्लिश वाला ना। 13वां प्रश्न नंबर 13, पूर्ण प्रतिस्पर्धा अगर आप हिंदी जानते हैं तो समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ पाए तो इंग्लिश वाला जरूर पढ़िएगा। कंपटीशन होता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की निम्नलिखित विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता, बहिर्गमन मतलब बाहर निकलना, स्वरूप उत्पादन, ठीक है। और देखो फ्री एंट्री एंड एग्जिट, तो बहिर्गमन कई बार कुछ ज्यादा ही इतनी शुद्ध हिंदी दे देता है कि आपको हिंदी माध्यम होते हुए भी आपको हिंदी कई बार ना आए। तो बहिर्गमन कई बार अगर ना समझ में आए तो आप 11th में इतनी तो इंग्लिश तो आती ही होगी। फ्री एंट्री एंड एग्जिट फॉर, ठीक है, मतलब आसानी से आना आसानी से जाना, ठीक है, तो चीजें समझ सकते हैं। बाकी उम्मीद है ये क्वेश्चन पेपर आपकी काफी मदद करेगा, ठीक है। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आपको इकोनॉमिक्स ले रखा है, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो वो आपको हिंदी में ले रखी है इंग्लिश में, क्योंकि मेरे टाइम मेरे स्कूल में हिंदी में थी तो मैंने हिंदी में ले रखी थी। तो मुझे अच्छी सी बात है कि आपके स्कूल में हिंदी माध्यम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इंग्लिश में है तो लिखिए माई इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश, माई इकोनॉमिक्स इन हिंदी, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि कितने बच्चों के पास इकोनॉमिक्स हिंदी में है, कितने बच्चों के पास इंग्लिश में, और बाकी बच्चे भी समझ पाए कि किन किन बच्चों के पास हिंदी माध्यम है। कि कई बच्चे क्या होते हैं कि यार मैं इंग्लिश में लेके फंस गया हूँ, कई बच्चे कहते हैं यार हिंदी ले ली समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट करें तो वो एक दूसरे का कमेंट पढ़ेंगे, एक दूसरे कमेंट लाइक करते तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस क्लास की इस वीडियो देखने धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।